सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम। मैं निखिल सबलानिया आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर अंबेडकर जी की क्लास में। और आज हम क्लास नंबर 4, क्लास 4 शुरू करेंगे। तो इससे पहले की 3 क्लासेस में हमने डॉक्टर अंबेडकर जी साम्यवाद के बारे में क्या सोचते हैं, कम्युनिज्म के बारे में क्या सोचते हैं, वह डॉक्टर अंबेडकर थिंक्स अबाउट कम्युनिज्म, ये हमने शुरू किया। आप पहले की 3 क्लासेस जाकर जरूर देखिए, क्योंकि ये जो क्लास नंबर 4 है ये उन तीनों का ही अगला हिस्सा है। तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि पहले की क्लासेस में हमने क्या पढ़ा। मैं इसे आगे भी शुरू करूँ, आपको ये बता देता हूँ कि ये जो क्लासेस है ये डॉक्टर अंबेडकर जी की लिखी हुई, हाथ से लिखे हुए जो उनके लेख हैं, जो उनकी पुस्तकें हैं, या जो उनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई थी, या उनके भाषण, उससे सीधा इंग्लिश से पढ़कर मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। इस क्लास का मकसद है हमें डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को समझना, और मुझे उम्मीद है कि पिछली 3 क्लासेस में आप सब ने विचारों को अच्छे से समझा होगा। तो मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास नंबर 4। तो डॉक्टर अंबेडकर जी साम्यवाद पर बातें कर रहे थे। क्या कह रहे थे वो? सबसे पहले हमने इस अध्याय को शुरू किया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के वॉल्यूम नंबर 3 का हिस्सा है। पृष्ठ नंबर 94-95 के आसपास से, 94 से शुरू होता है। हम आ गए हैं पृष्ठ संख्या 96 पर। तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि अगर भारत में साम्यवाद आना है तो साम्यवाद आने की कुछ अनिवार्य शर्तें हैं। और वे क्या शर्तें हैं, तो इसको आप थोड़ा सा आप पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा। 2 शर्तें वो बताते हैं प्रमुखता, तो दोनों शर्तें आप जाके देखिएगा। अब उन शर्तों में से ही कि भैया भारत में साम्यवाद आए, साम्यवाद क्या है क्या नहीं है, ये सब आपको पुराने 1, 2 और 3 वीडियो देखिएगा। अब हम आते हैं कि जैसा कि वो कहते हैं कि भाई जो समाज हो, समाज में जो व्यक्ति के संबंध हो, वो 3 चीज़ों पे आधारित होने चाहिए। बराबरी हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, बंधुत्व हो, और लिबर्टी हो, स्वतंत्रता हो। तो इसी को वो समझा रहे थे। तो इससे पहले वाले वीडियो में व्यक्ति क्या है, व्यक्तित्व क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है इंसान की, इस सब पर, इन सब बातों पर चर्चा हुई है। तो अब दूसरा, तो पर्सनैलिटी को जब बाबा साहब ने समझा दिया कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या है, जो वीडियो नंबर क्लास नंबर 3 में आप देख सकते हो, क्लास 3 के वीडियो में। अब वो कहते हैं वाई इज इक्वालिटी एसेंशियल। तो अब वो आते हैं कि पहले तो उन्होंने व्यक्ति को समझाया कि व्यक्ति क्या है। अब वो कहते हैं कि जब वो कह रहे हैं कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए समाज में, सबसे पहली बात इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। अब इस बराबरी, इस इक्वालिटी से बाबा साहब जी का तात्पर्य क्या है, वे क्या कहना चाहते हैं, इसको अब हम समझते हैं। दोस्तों, आप अपना एक रजिस्टर जरूर बना लीजिए और रजिस्टर में लिखिए। आप में से बहुत से लोग सामाजिक कार्य करते हैं। ये जो क्लासेस है ये आपके बहुत काम आने वाली है। आप मंच पर भाषण देने जाएंगे, मीटिंग्स में जाएंगे, आप क्या समझाएंगे। और ये हम क्लासेस कर रहे हैं सबके लिए, पूरे देश के लिए, ताकि डॉक्टर अंबेडकर जी के जो विचार हैं उन विचारों पे हम देश की स्थापना, पुनर्स्थापना जिसे कहते हैं, वो करें। और इसीलिए कोई भी जाति धर्म विशेष के लोगों, मैं सबको इंसान मान रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर जी ने सबको इंसान माना था। इंसान मानते हुए अब आप ये चीज़ें सीखिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपका समय लूँगा। मैं ये सोच रहा था कि भाई ये मैं बना रहा हूँ और इनको बहुत कम लोग देखते हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो आपको जो एजुकेशन और जो नॉलेज दे रहा हूँ, ये आज तक किसी ने दी नहीं। खाली किताबों के अंदर है, किताबें प्राप्त हुई नहीं हुई, उनको पढ़ा, समय मिला नहीं मिला, तो बहुत ही कम समय में मैं, और आपको सबसे बड़ी बात है कि मैं 44 साल का हो जाऊंगा, 44 का। इतने साल मेरा ज़्यादातर जो अध्ययन रहा है, जो सामाजिक कार्य रहा है, वो सब को उन सब की दृष्टि से देखते हुए यहाँ तक एजुकेटेड होना, यहाँ तक पढ़ना लिखना और इस काम को जारी रखना,
ये अपने आप में चुनौती है, और वो चुनौतियां पार करने के बाद ही मैं आप तक इस प्रकार से बाबा साहेब जी के विचार लेकर आ रहा हूँ। तो ये मेरे लिए भी आसान नहीं है, और आपको तो आसानी से मिल रहे हैं, तो आप जरूर इनको सुनिए, देखिए, समझिए। तो अब मैं बताता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं वाई इज इक्वालिटी एसेंशियल, कि बराबरी जरूरी क्यों है। द बेस्ट एक्सपोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट इज बाय प्रोफेसर बियर्ड in his essay on freedom in political thought, and I shall do no more than quote him। तो वो डॉक्टर जो प्रोफेसर बियर्ड है उनका एक राजनीतिक ऐसे है, और उसके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर जी उसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ये सबसे बढ़िया इक्वालिटी को अगर समझना है तो जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर जी समझाना चाहते हैं, तो ये जो प्रोफेसर साहब की बात है जो उन्होंने अपने ऐसे फ्रीडम इन पॉलिटिकल थॉट, मतलब राजनीतिक विचार में स्वतंत्रता, इसमें समझाई है। अब वो क्या बात है, क्या कहते हैं? द टर्म इक्वालिटी इज अनफॉर्चुनेट बट नो अदर वर्ड कैन बी फाउंड एज ए सब्सटीट्यूट। अब बड़ी अजीब सी बात करते हैं वो कहते हैं कि ये जो शब्द है ना इक्वालिटी, बराबरी, ये बड़ा दुर्भाग्य वाला शब्द है, लेकिन इससे बेहतर कोई शब्द नहीं है। आगे क्या कहते हैं वो? इक्वालिटी मीन्स एग्जैक्टली द सेम और इक्विवेलेंट इन मेजर, अमाउंट, नंबर, डिग्री, वैल्यू और क्वालिटी। तो अब इक्वालिटी और बराबरी से हम लोग क्या समझते हैं? सीधा सीधा जो सरल अर्थ है इसका, आसान मतलब क्या है? मैं किसी को कहूँ बराबरी, तो बराबरी और इक्वालिटी से क्या, इनके क्या मतलब निकल सकते हैं? तो वो कहते हैं कि इसके मतलब हो सकता है कि आप कोई चीज़ माप रहे हैं, कोई चीज़ तोल रहे हैं, कुछ तुलना कर रहे हैं, तो उसके अंदर संख्या हो सकती है, उसका डिग्री हो सकती है, उसकी कोई अमाउंट हो सकती है, उसकी कोई क्वालिटी हो सकती है, उसकी कोई विशेषता हो सकती है। इन सब तरीकों से हम वो एक की दूसरे के बराबर हो। किसी का नंबर 5 के बराबर है, 2 किलो 2 किलो के बराबर है, तो ये तो बराबर, इसे तो हम कहेंगे इक्वालिटी, मतलब ये इक्वल है, बराबर है। आगे वो क्या कहते हैं? इट इज अ टर्म exact enough in physics and mathematics but obviously inexact when applied to human beings। तो वो कहते हैं कि गणित या भौतिक में, मैथ या फिर आपके फिजिक्स में, तो ये बात सही है कि 5 के बराबर है, 10 के बराबर है, लेकिन ये चीज, इस शब्द को इक्वालिटी या बराबरी, जो ये शब्द है, ये इंसानों में अप्लाई नहीं होता, इस तरह से नहीं होता अप्लाई, इस तरह से नहीं लगता। क्या कहते हैं वो आगे? What is meant by writers who have gone deepest into the subject is that human beings possesses in degree and kind fundamental characteristics that are common to humanity। तो आगे वो कहते हैं कि जब हम इंसानों की बात करते हैं तो जो लेखक है उनका क्या कहने का मतलब होता है? इन डिग्री एंड काइंडनेस फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर कॉमन टू ह्यूमैनिटी। तो दो चीजें वो कहते हैं कि इन द डिग्री मतलब किस मात्रा में, और काइंडनेस मतलब इन द डिग्री एंड काइंड, की काइंड किस तरह के, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स मूलभूत गुण। फंडामेंटल का मतलब हो गया बेसिक, मूलभूत गुण, उसके विशेषताएं, दैट आर कॉमन टू ह्यूमैनिटी, जो मानवता में जनरल हो, जो मानवता में सर्वसाधारण हो, कॉमन हो। These writers hold, अब
ये इस बात पर दे रहे हैं जोर, अब मुद्दे पे आ रहा है कि दीज राइटर होल्ड्स मतलब ये राइटर्स का, इन लेखकों का कहना है that when humanity is stripped of extrinsic goods and conventions incidental to time and place, it reveals essential characteristics so widely distributed as to partake of universality. तो इसके अंदर वो कहते हैं कि ये जो लेखक है इनका कहना है तो थोड़ा सा इसको समझिए इस तरह से कि जो राइटर्स हैं वो क्या कहते हैं कि इंसानियत के लिए ना कुछ ज़रूरी तत्व होते हैं। जैसे आप कहेंगे कि इंसानियत है क्या, किसी को अच्छा खाना मिले, अच्छा पानी मिले, तो इसलिए वो कह रहे हैं these writers hold that when humanity is stripped of extrinsic goods and conventions incidental to time and place, it reveals essential characteristics so widely distributed as to partake universality. तो अब ऐसा समय आता है और ऐसा समय होता है जब हमें वाकई में हम कहते हैं कि इंसानियत की ज़रूरत है। तो उस समय सिंपल शब्दों में हम कहेंगे कि हमें पता लगता है कि क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इसके बाहरी तत्व। अब इंसानियत की शब्द है, इंसानियत की हम बात करते हैं, कहने को तो इंसानियत, लेकिन वो कब नजर आती है, जब ऐसा टाइम हो, ऐसा स्थान हो जहां पर इसके बाहरी तत्वों की जरूरत हो। वेदर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड प्राइमोडियल क्वालिटीज, बायोलॉजिकल necessities, residues और any other name matter little। तो अब इनको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई उनकी बायोलॉजिकल आवश्यकताएं हैं, उस समय काल के हिसाब से कोई आवश्यकता है, नाम हम उन तत्वों को कुछ भी दे सकते हैं। No one can truthfully deny that they do exist। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई इसको मना नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता कि ये उपस्थित नहीं है। अर्थात कि जब हम कहते हैं इंसानियत, तो इंसानियत में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी के लिए भोजन, दवाई, शिक्षा, साधन, अवसर, ये सब इंसानियत के अंदर आती है और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इसको हम मना नहीं कर सकते कि चीज़ें नहीं होती। इट इज़ ईजी टू पॉइंट आउट इनइक्वालिटीज इन फिजिकल स्ट्रेंथ, in artistic skill, in material wealth or in mental capacity, but this too is a matter of emphasis। तो अब वो बराबरी को समझाने के लिए इसका विपरीत कि इनइक्वालिटी क्या होती है, गैर बराबरी क्या होती है, वो कहते हैं कि ये चीज़ें हम किसी की शरीर की ताकत हो, किसी के आर्ट के अंदर किसी की कला है कि हम कह सकते हैं कि एक गायक अच्छा है, एक गायक कमज़ोर है, ये आर्टिस्ट अच्छा है, ये आर्टिस्ट कमज़ोर है, या हम कह सकते हैं ये अमीर है, ये गरीब है, ये मटेरियल वेल्थ होती है, या हम कह सकते हैं उसकी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से कि भैया ये व्यक्ति बुद्धिमान है, ये थोड़ा सा बुद्धि से कमज़ोर है। लेकिन ये भी जो मुद्दा होता है, ये भी मुद्दा तभी मायने रखता है जब हम इस पर गौर करते हैं। At the end, it remains a fact that fundamental characteristics appear in all human beings। तो अंत में ये तो एक तथ्य है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ उसके मूलभूत गुण होते हैं। ठीक है, ये एक मतलब तथ्य, हर व्यक्ति में कुछ उसके मूलभूत तथ्य होते हैं और ये सब में होते हैं। किसी व्यक्ति में कोई
बौद्धिक क्षमता हो सकती है, किसी में गले की गायन की अच्छी क्षमता, ये अलग अलग व्यक्तियों में होता है। देयर नेचुरल एंड मैनिफेस्टेशंस आर समड अप इन द फ्रेज मोरल इक्वालिटी। अब ये बड़ी एक बात कहते हैं कि हम एक, उन्होंने शब्द बोला, एक फ्रेज बोला, दो शब्दों का एक जोड़ बोला, मोरल इक्वालिटी। मॉरल इक्वालिटी क्या है? नैतिक बराबरी। तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो इक्वालिटी है ना, अब देखिए, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बहुत से लोग जब ये बातें कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी का स्लोगन भी लिखते हैं कि इक्वालिटी और लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिलिटी की स्वतंत्रता, समता या बराबरी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लेकिन अब जो स्वतंत्रता है जिसकी उन्होंने बात करी है, इक्वालिटी, वो क्या है? अब वो कहते हैं भाई ऐसे तो हम दुनिया में देखें तो बहुत, आप संख्या, भौतिक में, गणित में, फिजिक्स में, मैथ में तो ठीक है, आप कह दोगे भाई ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, या ये इसका इक्वल है, 5-10 के इक्वल नहीं है, 5-10 के बराबर नहीं है, लेकिन 5 और 10, 5 और 5 बराबर है। आप कह सकते हो, आप कह सकते हो भाई ये 5 किलो का 5 किलो के बराबर है, लेकिन 5 किलो 10 किलो के बराबर नहीं है। ये तो एक सिंपल चीज़ है। ऐसे लोगों के अंदर किसी में आप कह सकते हो कि भाई अगर उस पर जोर डालो, मगर आप मतलब आप कहते हैं ना कि भाई अब सब लोग दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन आप कह सकते हो कि हाँ भाई इसकी शक्ल अलग है, इसकी शारीरिक रूप से इसकी ताकत अलग है, या फिर ये दिमाग से तेज है, या फिर इसमें कोई कला है वो अच्छी है, वो भी जब आप जोर दे के बात करोगे। लेकिन ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बाद अब वो जो बात कहते हैं कि उनका जो नेचर है, किसका नेचर? इंसानों का जो नेचर है, अगर हम उसको ले लें कि सब ये जितने भी इंसान हैं, तो इनका जो अंदर मोरल इक्वालिटी क्या है? नैतिक बराबरी। तो वो जो असल में जो बराबरी है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कहते हैं कोई, जैसे कार्ल मार्क्स का मैंने आपको एक उदाहरण दिया था पिछली क्लास में, कि जब कार्ल मार्क्स किसी लेबर की, श्रम की बात करते हैं, या किसी कमोडिटी, किसी वस्तु की बात करते हैं, तो वो कहते हैं ये सोशल लेबर है, कि कोई भी जो श्रम है ना, क्योंकि वो जो श्रम है वो अकेले के लिए नहीं होता, पूरे समाज के लिए होता है, तो वो एक सोशल लेबर। ऐसे ही जब हम कहते हैं इक्वालिटी, तो ये जो इक्वालिटी की बात है, ये मोरल इक्वालिटी, अभी वो कहता है ये नैतिक बराबरी की बात करते हैं। नैतिक का मतलब कि क्या सही है, क्या गलत है। आगे वो सुनिए क्या कहते हैं, एम्फोसिस मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द टर्म मॉरल। अब जो मैंने आपको बात कही वही बात अगली लाइन में आ गई है। मैं ये जो पढ़ रहा हूँ, मैंने पहले नहीं पढ़ा है, मैं क्लास बनाते हुए ही आपके साथ पढ़ रहा हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि आप जैसे एक क्लास के अंदर उपस्थित होते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर आप उपस्थित हैं, और वही मेरे लिए है एक चुनौती। तो अब मॉरल इक्वालिटी उन्होंने बोला, नैतिक बराबरी। अब वो कहते हैं कि मोरल के ऊपर जोर दो। मोरल मतलब MORL, नैतिकता। फ्रॉम टाइम इममेमोरियल, सनातन समय से, फ्रॉम द टाइम इममेमोरियल, it has been the fashion of critics to point out the obvious facts that in physical strength, talents and wealth, human beings are not equal. तो जो आलोचक हैं वो हमेशा से कहते आए हैं कि लोग बराबर नहीं होते, उनके अंदर टैलेंट किसी में कम ज़्यादा होता है, कोई अमीर गरीब होता है, किसी में बुद्धि ज़्यादा कम होती है। ठीक है, ये तो ठीक है भाई, वो कह रहे हैं तो ठीक है। आगे क्या कहते हैं, दिस क्रिटिसिज्म इज बोथ ग्रेटुचियस एंड इररेलीवेंट। तो वो क्या कहते हैं कि ये जो इस तरह की जो आलोचना है ये इररेलीवेंट है, इनका कोई भी मतलब नहीं है। अब इनका कोई मतलब नहीं है, और वो एक शब्द कहते हैं ग्रेटिचुअस या ग्रेटिटुअस। अब उसका मीनिंग में आपको, इररेलीवेंट तो ये हो गया कि ये व्यर्थ है, बट ग्रेटिटुअस का क्या हुआ मतलब? अननेसेसरी, गैर जरूरी।
डन सेड एटसेट्रा विदाउट कॉज और गुड रीजन, कि बिना कारण के वो कह रहे हैं ऐसी बात, और बिना किसी अच्छे कारण के, बिना कारण के और बिना किसी अच्छे तर्क के। तो आप समझ रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि भैया बराबरी कैसे हो सकती है, ये तो लोग सदियों से कहते आए कि बराबरी कैसे हो सकती है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई फला है, कोई फला है, कि कद में ज़्यादा है, कद में कम है, या कोई बुद्धिमान ज़्यादा है, किसी में नृत्य करने की अच्छी कला है, किसी में, तो बराबरी, तो वो कहते हैं भाई हमें तो जो है ना, जो मॉरल इक्वालिटी है वो देखनी है, नैतिक बराबरी। और नैतिक बराबरी में हमें क्या देखना है, अब हमें नैतिकता को समझना है। और इस तरह के जो लोग आलोचना करते आए, ये आलोचना व्यर्थ की है, बेकार है, बिना किसी कारण के, बिना किसी अच्छे कारण के। No rational exponent of moral equality has even disputed the existence of obvious inequalities among human beings, even when he has pointed out inequalities which may ascribe to tyranny or institutional prescriptions. तो अब वो आगे क्या कहते हैं कि नो रैशनल एक्सपोनेंट ऑफ मॉरल इक्वलिटी, कि जिसने भी इस नैतिक बराबरी की बात करी है, हैज़ इवन डिस्प्यूटेड, उसने कभी इस बात पर अपना विरोध नहीं प्रस्तुत किया, द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्वियस इनइक्वालिटीज, कि भाई लोगों में एक ऑब्वियस, ठीक है, कोई हर एक इंसान है और उसमें कुछ ना कुछ तो गैर बराबरी है, मतलब असमानताएं हैं, गैर बराबरी असमानता की, ठीक है, किसी की चेहरा दूसरे के समान नहीं है, उसकी बुद्धि समान, ये तो भाई नैतिक, जो नैतिक बराबरी की, नैतिक समानता की बात करते हैं, वो तो ये बात कहते हैं, ऐसा तो है। इवन व्हेन he has pointed out inequalities which may be ascribed to tyranny or institutional prescriptions, तो इस तरह की जो इनइक्वालिटीज होती है, इस तरह की जो गैर बराबरी वाली चीजें हैं, वो तो है, ठीक है। अब इसको आप ये देखिए कि कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई संस्था है, वो संस्था भी गैर बराबरी की बात करती है, या फिर एक क्रूरता वाला दृष्टिकोण होता है, जो टायरनी बोलते हैं, क्रूर शासक जो हो गया, या क्रूर जो एक सोच होती है, वो भी असमानता की बात करती है। अब कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था बात कर सकती है, एक संस्था में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो वो कह सकते हैं भैया ये स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, इसने अच्छा, वो उसकी इनइक्वालिटी उसकी रिपोर्ट कार्ड पे आ सकती है। द डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डज नॉट असर्ट दैट ऑल मैन आर इक्वल, इट प्रोक्लेम्स दैट दे आर क्रिएटेड इक्वल। अब वो बात कर रहे हैं कि ये जो इक्वल है, तो जो डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये अमेरिका का डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, कि जो अमेरिका जब आज़ाद हुआ, जो उनका जो घोषणा पत्र हुआ, तो उसने ये नहीं कहा कि हर व्यक्ति बराबर है, हर व्यक्ति समान है, वो ये कह रहा है कि हर व्यक्ति समान, एवरी प्रोक्लेम दैट दे आर क्रिएटेड इक्वल, कि हमने उनको इक्वल बनाया है। अब ये एक बात है कि ये उसके भौतिक, उसकी पैदाइश, उसकी जैविक समानता से अलग हटके बात कर रहे हैं कि दे आर क्रिएटेड इक्वल, कि उन्हें इक्वल बनाया गया है। आगे क्या कहते हैं, इन एसेंस द फ्रेज मॉरल इक्वालिटी asserts in ethical value a belief to be sustained and recognition of rights to be respected। तो वो कह रहे हैं कि सार, इसका अगर हम सार समझें कि जो नैतिक समानता है, ये क्या कहना चाहता है,
ये इसकी एथिकल वैल्यू, इसकी नैतिक मूल्यांकन करता है इसका। ए बिलीफ, एक विश्वास का, ए बिलीफ टू बी सस्टेन्ड एंड रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स टू बी प्रिस्क्राइब्ड, कि एक ऐसा विश्वास है जिसको ऊपर आपको कायम रहना है, एंड रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स टू बी रिस्पेक्टेड, और वो जो अधिकार आपने दिए हैं उसका आपको आदर करना है। तो क्या है ये मोरल इक्वलिटी? क्या है ये? एक अपने आप में एक नैतिक मूल्य है। किस चीज का? कि एक विश्वास को आपको कायम रखना है, ठीक है। ये जो विश्वास क्या है, नैतिक मूल्य, ये एक विश्वास है जिसको आपको कायम रखना है और आपको अधिकारों का रक्षा करनी है, उसका आदर करना है। Its validity cannot be demonstrated as a problem in mathematics can be demonstrated। तो इसकी जो वैलिडिटी है, अब ये जो समानता की बात है, इसको आप ना गणित की तरह तुलना नहीं कर सकते। क्या आप गणित में कहते हो 5 बराबर 5? ये नहीं है। ये जो बात बता रहे हैं, देखिए क्या है, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। गणित जो है ना, वो दो चीज़ों पे आधारित है। गणित के लिए एक संख्या होनी चाहिए, और वो संख्या का या तो आपका मेंटल रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब कि वो संख्या आपने जांच ली दिमाग में कि ये 3 डंडियाँ हैं तो मैं इनको 5 बोलूँगा, 3 घोड़े हैं तो 3 डंडियाँ हैं तो मैं इनको 3 डंडी बोलूँगा, 3, 1 2 3, ये मैंने एक शब्दों के द्वारा उनको दिया है, समझ रहे हैं। तो ये जो गणित होता है ना, गणित एक तरह का हमारा मेंटल मैपिंग होता है। 3 डंडियाँ हैं तो मैंने इसको 3 संख्या से मेरी मैपिंग है, दिमाग से मानचित्र बनता है, तो मैं कहता हूँ 3 डंडियाँ मतलब 3 वो। तो ये सिर्फ एक मानचित्र है, ठीक है। अब जो हम यहाँ पर जो सीख रहे हैं ना, ये दर्शन है। तो गणित से अलग है, ये क्या है? ये दर्शन है। ये अब हम चीज़ों को समझ रहे हैं कि इक्वल शब्द गणित में भी इस्तेमाल होता है, 5 = 5, वो गणित की मैपिंग है, समझ रहे हो। अब ये मैपिंग नहीं कर रहे हम, अब हम चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसे विज्ञान प्रयोगशाला में हमने एक फल लिया और उस फल में से हमने निकाला इसमें से ये तत्व विटामिन सी है, ये तत्व विटामिन डी है, इससे हमारी आंखें सही होंगी, इससे हमारा, ये जिस तरह से वैज्ञानिक खोजते हैं, ऐसे ये दार्शनिक खोज है, ठीक है। इसको इस तरह से समझिए। और दर्शन के ऊपर ही आधारित होते हैं संविधान, न्याय, ये सब दर्शन के ऊपर आधारित, फिलॉसफी के ऊपर आधारित होते हैं। It is asserted against inequalities in physical strength, talents, industry and wealth। तो वो यही कह रहे हैं, इंडस्ट्री, वेल्थ, टैलेंट, ये चीज़ें होती है इसमें, ठीक है। इसमें आप जोर दे के कहते हो, इनइक्वालिटी की बात करते हो कि ये इनइक्वल है, या इसमें हम बराबरी या गैर बराबरी देख सकते हैं। इट डिनाइड दैट सुपीरियर फिजिकल स्ट्रेंथ हैज़ ए मोरल राइट to kill, eat or oppress human beings merely because it is superior। लेकिन अब जो ये मोरल इक्वलिटी है, तो मोरल इक्वलिटी क्या है? वो ये तो बात मानते हैं कि भाई कोई इंसान किसी इंसान से शरीर में ताकतवर हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि ताकतवर है तो इसका मतलब ताकतवर कमजोर को मार दे। अमीर को हो सकता है, गरीब को हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि गरीब अमीर को मार दे या बिल्कुल ही लूट ले। ये मोरल इक्वालिटी जो है ना, वो उसको समझा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस लाइन को और आपको समझाता हूं। इट डिनाइड मतलब ये अस्वीकारता है। क्या अस्वीकारता है? नैतिक मोरल इक्वालिटी, नैतिक बराबरी, इस बात को अस्वीकारती है। दैट सुपीरियर फिजिकल स्ट्रेंथ, कि जिसका फिजिकली जो शारीरिक रूप से किसी भी रूप से ताकतवर है, हैज़ ए मोरल राइट,
कि उसका कोई नैतिक अधिकार है। टू किल कि वो मार दे, ईट खा जाए, और ऑपरेस ह्यूमन बींग्स या इंसानों को दबाए, मेयरली बिकॉज केवल इसलिए इट इज सुपीरियर कि वो ताकतवर है या वो उनसे श्रेष्ठ है। टू टैलेंट्स एंड वेल्थ द आइडियल ऑफ मोरल इक्वालिटी मेक्स ए सिमिलर डिनायल ऑफ राइट्स। टू टैलेंट एंड वेल्थ, अब हम किसी के टैलेंट की बात करें, किसी की विशेष गुण की बात करें या उसकी अमीरी की बात करें, द आइडियल ऑफ मोरल इक्वालिटी, तो जो मोरल इक्वालिटी जो नैतिक समानता का जो सिद्धांत है, मेक्स ए सिमिलर डिनायल ऑफ राइट्स। तो ये कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा मैं और आगे पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। एंड इंडीड फ्यू कैन इमेजिन themselves to have superior physical strength, talents and wealth will withhold from inferior all moral rights। तो अब क्या है, अब वो ये समझाने की बात कर रहे हैं कि मान लो कि अगर हम जो बात कर रहे थे, हम क्या कह रहे थे कि मोरल इक्वालिटी की जो ये नैतिक समानता है, ये क्या है कि कमज़ोर, इसका मतलब ये नहीं है कि कमज़ोर को मजबूत दबा देगा। अब वो कह रहे अगर मान लो हम इसको स्वीकार लें, हम इसी को स्वीकार लें, क्या स्वीकार लें, हम नैतिक जो समानता है, हम ये मान लें कि भैया जो कमज़ोर है वो तो ताकतवर जो है वो कमज़ोर को दबा देगा। अगर मान लो हमने ये चीज़ स्वीकार ली तो क्या होगा? तो इसलिए कहते हैं द टैलेंट्स एंड वेल्थ द आइडियल ऑफ मोरल इक्वलिटी मेक्स ए सिमिलर डिनायल ऑफ राइट। कि अब टैलेंट और वेल्थ के आधार पे हमने ये आइडिया कर दिया किसी के श्रेष्ठता के आधार पे कि भैया वो जो है ना, वो ये अधिकार नहीं देता किसी को कि दूसरे को वो दबाए ना दबाए, ये अधिकार नहीं है, वो दबा सकता है। मान लो अगर ऐसा हो तो, एंड इंडीड फ्यू कैन इमेजिन देमसेल्व्स टू हैव सुपीरियर फिजिकल स्ट्रेंथ, टैलेंट्स एंड वेल्थ will withhold from inferior all moral rights। और किसी के पास ये सारी शक्ति, ज़्यादा शक्ति या ज़्यादा अमीरी हो सकती है। In such circumstances, government and wealth would go to superior physical strength, while virtue and talents would serve the brute man। और हमने इसके आधार पे, अगर हमने इसी को अपनी नैतिकता या नैतिक समानता बना लिया, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जो सरकार एंड वेल्थ, गवर्नमेंट एंड वेल्थ वुड गो टू सुपीरियर फिजिकल स्ट्रेंथ, कि जिनके शारीरिक रूप से जो ताकतवर होंगे, सरकार उनकी हो जाएगी, और जो धन है, संपदा है, वो उनके पास चली जाएगी। विद वर्च्यू एंड टैलेंट्स वुड सर्व द ब्रूट मैन। और जो क्रूर लोग होंगे, वो जो जिनमें एक थोड़ी क्रूरता होगी, उनके पास क्या चला जाएगा, जो बाकी उपलब्धियां हैं वो उनको चले जाएंगे। एज अकम्प्लिश्ड ग्रीक स्लेव्स सर्व द विम्स, पैशंस एंड डिजायर्स ऑफ रोमन। तो ये रोमन जो एम्पायर है उसकी बात कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था कि ऐसा हो गया था कि जिसमें कोई क्षमता हो। तो आप देखिए जो पुराने राजे रजवाड़ा का जो सिस्टम है वो क्या है, वो यही है कि भाई पहले जो कोई ताकतवर था वो दूसरों पे को दबाया, फिर संपदा पे भी राज कर लिया, और जो थोड़े चालाक थे उनमें से, बुद्धि जिनमें थी, उन्होंने बाकी चीज़ों पे कब्जा कर लिया। When the last bitter word of criticism has been uttered against the ideal of moral equality, there remains something in which all, except things
must accept and in practice do accept despite their sheer and protests. A society without any respect of human personalities is a band of robbers. तो ये जो आखिरी लाइन है ना, ए सोसाइटी विदाउट ए रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन पर्सनैलिटी, कि अब इंसान का पर्सनैलिटी क्या है उसके लिए क्लास 3 देखिए और अच्छे समझ में आएगा। तो जो इंसान की पर्सनैलिटी है, एक सोसाइटी ऐसी जहाँ पे अगर उसका रिस्पेक्ट नहीं हो रही है तो वो ऐसे ही है, वो सिर्फ चोरों के गिरोह के समान है। कुल मिला के वो ये बात कह रहे हैं। इससे पहले वाली एक लाइन को मैं थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ। When the last bitter word of criticism has been uttered against the ideal of moral equality, तो अब ये जो लोग हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी है जो कि नैतिक समानता की खिलाफ बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, और अगर हम इनकी बात करें, there remains something in it which all accept things must accept in practice to accept despite their sheer and protest. तो जितना भी इसको विरोध कर लो, नैतिक समानता का, इक्वालिटी का मतलब मोरल इक्वालिटी, नैतिक समानता का जितना भी विरोध कर ले, कोई कितना भी कर ले, हमेशा कुछ ऐसा बचा है जो कि इसका मूल्य है। और वो ये कहते हैं कि अगर हम इसका जो विरोध करते हैं जो लोग, और अगर उनकी बात मान ली जाए और ऐसा समाज अगर बना दिया जाए कि जहाँ केवल ताकतवर को ये हक है कि अगर हम इसकी बात ना करें तो इसके विपरीत की बात करेंगे ना। जैसे उन्होंने कहा कि अगर हम ये हटा दें, क्या हटा दें, कि भैया ताकतवर को कमज़ोर को मारने का तो अधिकार नहीं है। ताकतवर हो सकता है ताकतवर, लेकिन ये अधिकार नहीं है कि वो कमज़ोरों को मार दे। अमीर अमीर हो सकता है पर उसे ये अधिकार नहीं है कि वो गरीबों को पूरा लूट ले। और ये जो अधिकार का नहीं होना, ये है मोरल राइट, मोरल इक्वालिटी। ये हमें नैतिक बराबरी सब में लेके आनी है। और अगर जो इसका विरोधी है, अगर इनके विरोधी की बात मान ली जाए तो समाज हमारा निर्मित होगा जिसमें कमज़ोर ताकतवर जो के द्वारा दबा दिया जाएगा। तो वो जो समाज है वो तो कुछ नहीं है, वो तो केवल एक चोरों का, ठगों का, डकैतों का ही गैंग है। समाज उसे कह ही नहीं सकते। इससे अगली क्लास 5 के अंदर हम समझेंगे कि बंधुत्व क्या है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये क्लास नंबर 4 थी। क्लास 5 में आप जरूर उसको नेक्स्ट क्लास भी अटेंड करिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है, मैंने कोशिश शुरुआत करी थी कि बहुत से लोग सीखना चाहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर जी क्या सोचते हैं, और वो कहते थे आप कोई क्लास शुरू करिए, कुछ ऐसा है। तो मैंने क्लास शुरू भी करी, लेकिन उसको कोई पेमेंट करके आने को तैयार ही नहीं है। ऑनलाइन भी कोई पेमेंट ही नहीं करने को तैयार है। तो दोज हु आर वाचिंग, दोज हु थिंक दैट दिस वर्क विच आई एम डूइंग इज वर्थ, दे कैन सपोर्ट मी एंड यू कैन कॉल मी on 8527533051, 8527533051 or 8851188170, and one more number 8447913116. You can also email me on sablanian@gmail.com. These all things would be given in the description. And you can also order books of डॉक्टर अम्बेडकर जी की बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, फ़ोन्स पे आप या ईमेल पे कर सकते हैं। मैंने अभी नंबर दिया है। वेबसाइट है nspmart.com। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ इन्वेस्ट करें फिल्म्स के अंदर, मेरा प्लान है एक बड़ा, कि जैसे नेटफ्लिक्स है, इस तरह से OTT प्लेटफॉर्म, और जो फिल्म्स का बिजनेस है उसको अंदर इन्वेस्ट करके हम एक अलग से, क्योंकि इंडिया में अभी ये बहुत, आपको बता दूं कि बहुत बड़ा एक स्कोप होने वाला है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और एजुकेशन ऑनलाइन। लेकिन ये चीज़ें खाली इन्वेस्टमेंट से नहीं होती, ये चीज़ें होती है रुचि से। ये चीज़ें होती है कि पीछे जो करने वाले लोग हैं ना, वो लोग अच्छे हो। तो ये चीज़ें, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके ऊपर आते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तकें आप nspmart.com पे ऑर्डर कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैंने आपको दे दिए हैं, और चाहें तो दिल्ली में या ऑनलाइन और अलग से क्लासेस आप रखवा सकते हैं।
अगर मुझे आप इनवाइट करते हैं कहीं पर तो मैं भी आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए प्रबंध आपको करना होगा। और इसके साथ मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, ये जो बन रही है क्लासेस, कितनी बनती है वो एक अलग बात है, लेकिन ये एजुकेशन जो है ना, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग सच काइंड ऑफ एजुकेशन। पहली बार है कि इस तरह की एजुकेशन आपको मिल रही है। ये काम गवर्नमेंट में सैकड़ों करोड़ की फंडिंग हो गई तब भी नहीं हुआ है। और मैंने हमेशा से, ये जो आप चैनल पे आप देख रहे हैं वीडियो अम्बेडकर टाइम्स, दिस वाज द फर्स्ट चैनल विच स्टार्टेड विद द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर जी। डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तकों पे ओरिजिनल वीडियो इस चैनल पे शुरू हुए, तो वो सब काम मैंने करे। तो ये कामों को आगे करने के लिए देखिए, काशीराम जी की एक बात है, ए सोसाइटी गेट्स व्हाट इट डिजर्व्स, कि एक समाज को, वो नेता के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे कि एक समाज को वैसा ही नेता मिलता है जैसा कि समाज होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य की मैं बात करूंगा, यहाँ पे मैं किसी सांप्रदाय, जाति विशेष, वर्ग की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ कि भारत को वही नेता मिलेंगे जैसे भारत के लोग खुद होंगे, और लोगों को एजुकेट होना पड़ेगा। ये जो हमारा जो नया सिस्टम है ना, डेमोक्रेसी, थोड़ा सा बता दूँ, ये वो नहीं है कि आप तलवार लेके या बंदूक लेके खड़े हो गए। अब जो आपका हथियार है ना, वो आपकी शिक्षा है। अब जो आपका हथियार है ना, वो आपका दर्शन शास्त्र है। अब जो आपका हथियार है वो आपकी राजनीतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, कानूनी शिक्षा है। ये हथियार है। हमें न्यूक्लियर वेपन की, वो देखो पाकिस्तान बाजू में न्यूक्लियर वेपन लेके कंगला हो गया। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर क्या कर रहा है, वो एक छोटे से देश को नहीं आ पाया। ये सब बकवास हो, ये ऑब्सोल्यूट हो चुकी है। ओनली इन हायर क्राइसिस, को हायर क्राइसिस हो तभी, और वो भी अर्थ के क्राइसिस ना हो, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्राइसिस हो, वहाँ पर तो ये सब चीज़ें सही है। या हमें किसी हेवनली बॉडीज को ख़त्म करना है, या कुछ जैसे बड़े कोई चट्टान धरती की तरफ आ रही है उसे ख़त्म, वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन विद इन ह्यूमैनिटी, विद इन ह्यूमन बींग्स, जो अब जो हमारा सिस्टम है ना, वो वॉर सिस्टम नहीं है, वो हमारा मेंटल सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम हो गया। और इसके अंदर आप लोगों को बोलना, सीखना, पढ़ना, आना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। आप अपने काम तो करेंगे, लेकिन काम के साथ साथ ये सब शिक्षाएं भी आपको, सामाजिक और राजनीतिक शिक्षा लेनी जरूरी है, और साथ में सही माध्यम से आनी चाहिए। बड़े सारे टीवी चैनल आप जानते हैं, इस पार्टी के या उस पार्टी के हैं, इस फाइनेंसर है। भाई आपका अपना फाइनेंस नहीं है ना। आपको होता क्या है, वो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बना के वहाँ से जो पैसा आता है वो चैनल में लगाती है, चैनल चलाती है, चैनल में अपने भी प्रोडक्ट के एड पर विज्ञापन करती है, दूसरी कंपनी के, पैसा ही पैसा, आपका ही पैसा जा रहा है ना, पैसा तो आपका ही आ रहा है। तो भाई मेरे को दे दो आप, मैं चीज़ तो आपको सही दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, अगर बात आप लोगों को समझ में थोड़ी आ रही है तो एंटरटेनमेंट के अंदर आप जाइए। बहुत से लोग हैं जो कि और नए तरह के प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में जाइए। अपनी सामाजिक जो है ना चीज़ों, अब क्या है कि हम इंडस्ट्री पर डिपेंड हो गए हैं, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्रीज है ना, उसके अंदर हमारा मालिकाना हक नहीं है, तो सारा जो बेनिफिट है ना वो उन इंडस्ट्रीज को आ रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ आप मिल जाओ, मेरे साथ नहीं आते, आप 1000 लोग मिलो, 1-1 लाख रुपए दो, 100 लोग मिलो, 1 करोड़ रुपया मिलकर इंडस्ट्री लगा दो, कंपनी बना के, 100 लोग मालिक होंगे, 100 परिवार पलेंगे। 1000 लोग हो आपके गांव में, 1000 परिवार वाले सब मिलाओ, 1-1 हजार रुपया मिलाओ, कितना पैसा आ जाएगा आपके पास। अपनी इंडस्ट्री लगा लो, गांव में क्या बनता है नहीं बनता, आसपास इंडस्ट्री लगाओ, लेकिन उसके लिए पहले पढ़ाई लिखाई करनी जरूरी है। जो दुनिया के जो जितने बड़े बड़े जो व्यापारी है ना, वो खूब पढ़ते हैं, खूब 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 पढ़ते हैं। वो कानून पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, वो क्या नहीं पढ़ते आप सोच भी नहीं सकते। वो तभी तो अपने बच्चों को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में बैठ के पढ़ते हैं। तो गरीबी, असमानता, पिछड़ापन सिर्फ और सिर्फ सही शिक्षा से, एक शिक्षा जो आप अपने कॉलेज या स्कूल में लेते हो वो आपकी खाली व्यावसायिक शिक्षा होती है, वो भी जरूरी है, रोजगार ठीक है, लेकिन अब क्या है, उसके बाद आप एक ऐसे सिस्टम में प्रवेश करते हो जहां पे आपका कंट्रोल नहीं है। उसके लिए आप नौकरी पे जा रहे हो या कोई व्यापार भी कर रहे हो, उसमें कंट्रोल नहीं है आपका। कंट्रोल कब बनेगा? कंट्रोल तो चंद लोगों का पूरी व्यवस्था पे है। कंट्रोल तब बनेगा जब आप अपनी व्यवस्था खड़ी करोगे,
अपने धन को इन्वेस्ट करोगे अपनी व्यवस्था में। यही कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म ये नहीं है कि आप तलवार लेके खड़े हो गए और अमीरों को मार दिया। आपको अमीर बनना है और उसके लिए आपको एक होना है। हो सकता है आपके पिताजी दादाजी आपके लिए नहीं छोड़ के गए, हो सकता है आपकी माता आपके लिए नहीं छोड़े, लेकिन आप एकजुट होइए। जैसे सोसाइटी बनती है, सोसाइटी बन के जमीन लीजिए। भाई आपके पास 1 लाख रुपया है, लेकिन 100 लोग मिल जाए तो 1 करोड़ पे आ जाता है ना। 1 करोड़ की जमीन लीजिए, फार्मिंग करनी है, उस 1 करोड़ की जमीन पे फार्मिंग करिए। अब वो 100 लोग जो है ना, कुछ ये देखे कि उसमें से एक टीम बनाइए कि वो उसका मार्केटिंग देखे, एक टीम बनाइए कि वो उसको एग्रीकल्चर जो हो रहा है फार्मिंग वहाँ देखे, उसके साइंटिफिक देखे। एक टीम बनाइए जो उसका एक्सपोर्ट देखे, एक टीम बनाइए जो उसका ट्रांसपोर्ट देखे, और एक नहीं साथ में और 8-9 काम और करिए। तब जाके एक सही मुझे लगता है कि ये एक सामूहिक रूप से जब तक आप नहीं उठेंगे, व्यक्तिगत रूप से उठना आज की डेट पे बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ नौकरी और नौकरी पेशा, आपके बच्चे भी नौकरी पेशा रहेंगे। तो उम्मीद है कि मेरी बात सबको समझ में आई होगी। क्लास 5 में हम मिलते हैं और शुरू करते हैं कि बंधुत्व फ्रैटर्निटी से डॉक्टर अम्बेडकर जी क्या समझते थे। मैं निखिल सबलानिया मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।